सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव पहले सेगमेंट में जो मेहमान हैं वो हैं एजाज़ुल हक साहब, सदर मुस्लिम लीग ज़िया और मेंबर कौमी असम्बली। पहले ही सवाल मेरा है, क्योंकि सेगमेंट है हमारा, इसलिए मैं चाहता हूँ तरह अहम तरीन सवालात आपके सामने लाऊँ। ये जो जनरल फैज़ साहब की गिरफ़्तारी है और उसके अलावा कुछ और आपके आर्मी अफसर की गिरफ़्तारी है, कहते हैं कि ये बड़ा संगीन मसला है। एक तरफ तो ये टॉप सिटी स्कैंडल की बात भी हो रही है, दूसरी तरफ वो रिटायर होने के बाद मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में थे जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ख़िलाफ़ था। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में एहतसाब तो होते रहे हैं आर्मी में, लेकिन मेरा ख़्याल है ये DGI का एक अहम तरीन ओहदा है जिसका कोर्ट मार्शल हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब देखें, पहली बात तो ये है कि फ़ौज के अंदर एक ऐसा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का तरीका है कि जब तक वो कहीं उस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते, जब तक कि तफ्तीश को मुकम्मल नहीं कर लेते, वो कभी ऐसा अहम कदम नहीं उठाते। अभी ये कोर्ट मार्शल कोई छोटी बात नहीं है। कोर्ट मार्शल छोटे ओहदे पे हो या बड़े ओहदे पर हो, ये अफवाज पाकिस्तान का सबसे संगीन जो जुर्म हो उसमें कोर्ट मार्शल किया जाता है, जो कि बिल्कुल अपने उनके क़वायद और ज़वाबित से हट कर कोई अमल ऐसा किया जाए। अब उसमें क्या चीज़ें हैं, इस पर मैं तो तबसरा नहीं कर सकता। मेरे वालिद को शहीद हुए तकरीबन, आपको मालूम है, 36वीं बरसी थी इस दफ़ा, लेकिन उसके बावजूद कुछ एक ताल्लुक़ लोगों के साथ रहा है, तो हमें थोड़ा बहुत ये मालूम है कि ये सिस्टम किस तरह चलता है। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, माजी में भी एक दो ऐसे सीनियर ऑफिसर्स थे उस वक्त की फ़ौज के मुताबिक, जो उसका हुजम था उसके मुताबिक, जिनका कोर्ट मार्शल हुआ था, लेकिन वो या तो बगावत करने के उसमें ज़मरे में आता था या फिर किसी और सीरियस उसमें आता था मामलात में। लेकिन ये जब तक नहीं मालूम होगा, जब तक कि ये ट्रायल नहीं होगा, और उस ट्रायल के अंदर आपको पता है कि फ़ौज में अगर कोर्ट मार्शल भी हो तो मेरी मालूमात के मुताबिक अपना वकील भी जो मुल्ज़िम होते हैं, जिन पे इल्ज़ाम होता है, वो अपना वकील भी पेश कर सकते हैं। तो फिर बातें जो हैं वो खुलकर सामने आती हैं उसके बाद। ये जैसा मैं यहाँ पर एक सवाल जो रखना चाहता हूँ और ये रखना चाहता हूँ कि अभी जो गुफ्तगू आ रही है वो ये आ रही है कि इमरान खान का और उनका एक वास्ता तो रहा, ज़ाहिर है वो वज़ीर आज़म थे इमरान खान और ये DGI थे, तो इस तरह का वास्ता तो समझ में आता है। लेकिन अब जो बातें आ रही हैं उसमें ये है कि ये एक गठजोड़ बन गया था, और इस गठजोड़ के हवाले से एक फ़ौज के अंदर एक ग्रुप को इस्तेमाल किया गया PTI को और इमरान खान के लिए, और उसमें जो अहम किरदार अदा किया वो ये कहते हैं कि इसमें जनरल फैज़ का किरदार था, और मंजूर नज़र ऑफिसर्स की टीम बनाई गई जो रिटायरमेंट के बाद भी न्याजी और इसकी पार्टी की सहूलतकारी करते रहे, तो PTI के मामलात को भी चलाते रहे। फैज़ न्याजी गठजोड़ के सारे पैगामात और मरासलात दोनों तरफ पहुंचाते रहे। तो ये किस हद तक ख़तरनाक है आप समझते हैं? देखिए, मामलात तो बहुत ख़तरनाक हैं। अगर एक फ़ौजी अफसर वो रिटायरमेंट के बाद भी 2 साल तक जो है कोई बयानात नहीं दे सकता, कोई सियासी अमल के अंदर वो मुदाखलत नहीं कर सकता, हिस्सा नहीं ले सकता, ये तो देखें ना, आर्मी एक्ट के तहत है ये सारी चीज़ें। कोई भी अगर फ़ौज में, चाहे आपने एक दिन भी सर्व किया हो या बाकी इदारों में भी, तो आपको 2 साल का एक गैप देना पड़ता है। जब तक कि आपको एक आधा ऐसा हुआ है कि एग्जम्पशन दिया गया उन लोगों को, जैसे कि कोई गवर्नर रह चुका, वो 2 साल नहीं इलेक्शन लड़ सकता, तो उस वक्त फ़ौजी हुकूमत के दौरान उनको एग्जम्पशन दे दिया गया। लेकिन फ़ौज के अंदर तो ये बड़ा एक जुर्म है। मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी भी सियासी एक्टिविटी में आपका कोई अमल दखल हो, तो अगर तो ये साबित हो जाए
कि उनका रिटायरमेंट के बाद किसी सियासी जमात के साथ कोई हिस्सा था, कोई मूवमेंट थी, तो और फिर कुछ जो पकड़े गए मज़ीद अफसर, अब मालूम नहीं उस वक़्त वो हाजिर सर्विस थे या हाजिर सर्विस नहीं थे। तो ये एक बड़ा, देखिए ना, आप फ़ौज के अंदर होते हुए आप ये नहीं कर सकते। अगर आप मतलब मैं आपको एक मिसाल दूँ कि मेरे वालिद के साथ अगर किसी फ़ौजी ने काम किया और अगर उनका मिलिट्री सेक्रेटरी रहा है या उस वक्त की फ़ौज में था, तो उनके इस दुनिया से जाने के बाद जब वो हमें मिलने आते थे तो लाजमी बात है वो पहले इजाज़त लेते थे, फिर मिलने के लिए आते थे। और सियासतदानों के साथ तो वैसे भी थोड़ा सा होता है कि भाई आप बिल्कुल इसमें मुतात रहें। बहुत से ऐसे आर्मी चीफ़ आए हैं जिन्होंने बिल्कुल पाबंदी लगा दी थी कि किसी ने किसी सियासतदान के साथ ना मिलना है, ना बातचीत करनी है, ना ऐसी कोई मुलाकात करनी है। चाहे वो अजीज़दारियाँ भी होती थी तो उसमें भी उनको इजाज़त लेकर फिर फंक्शंस वगैरह या वैसे मुलाकातें अटेंड करनी पड़ती। तो यहाँ पर सर ये आप ये भी समझते हैं जहाँ एक गठजोड़ था और एक सियासी मकासद हासिल करने के लिए दोनों काम कर रहे थे, एक इमरान खान और दूसरे जनरल फैज़, जैसे कि कहा जा रहा है, अभी तो जाहिर है ट्रायल में बहुत सी चीज़ें वापस सामने आएंगी, लेकिन बहुत अहम जगहों से ये खबर आ रही है। सवाल ये है कि सर वज़ीर आज़म जनाब साबिक़ इमरान खान ने ISI को, कहा जा रहा है, इल्ज़ाम है बहुत बड़ा, ISI और जनरल फैज़ को इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए, या आप समझते हैं कि जनरल फैज़ ने कुछ हासिल करने के लिए ISI और वज़ीर आज़म की पोस्ट को इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए? आप क्या देखते हैं दोनों के मामलात में सर? देखिए, अमूमन ये होता है कि एक ऐसी सेंसिटिव पोजीशन है DG ISI की, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये एक पॉलिटिकल सेल बना दिया था। वहाँ पर लाज़मी बात है फिर उसके बाद जब एक पॉलिटिकल सेल बन जाए और वो पॉलिटिक्स में डील करना शुरू कर दें और फिर जब सियासतदान अपने मकासद हासिल करने के लिए उनको इस्तेमाल करें, इस्तेमाल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सहूलतकारी कह लें आप या उनको असिस्टेंस कह लें आप, क्योंकि देखिए ये चीज़ें तो माजी में देखने में आई हैं हमें कि हमेशा जब इन दो ओहदों के दरमियान कोई इख्तिलाफात पैदा हुए, यानी कि वज़ीर आज़म के ओहदे के और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे के, तो लाज़मी बात है वहाँ पर ये ISI ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, इन द सेंस कि ISI की तैनाती के लिए, यानी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस दुनिया में नहीं है, मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ जो कि मतलब पब्लिक नॉलेज है कि उन्होंने पहली मरतबा एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर को, जनरल कल्लू थे, जिनको मैं एज ए मेजर जानता था, मुल्तान में हमारे साथ रहते थे वो, उनको मतलब कि फ़ौज के एक ट्रेडिशन से हट कर अपने एक मुशीर जनरल बाबर के मतलब साथ बातचीत करके उनको वहाँ लगवा दिया। आर्मी चीफ ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे सियासतदानों को ये समझ नहीं आती कि ये इदारा जो है ना, इसकी एक अपॉइंटमेंट तो आप करवा देंगे, लेकिन अगर उस इदारे के अंदर 13 और जनरल्स हैं जो काम कर रहे हैं डिफरेंट अपनी जगहों पे, हर किसी की जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होती है, इंक्लूडिंग DGC। यानी आप ISI का DG तो लगवा लेंगे, लेकिन DGC की अपॉइंटमेंट जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनको अपॉइंट करते हैं। तो इस मामले में आप हमेशा देख लें, उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने 2 DG ISI अपनी मर्ज़ी के लगाने शुरू किए, तो वो क्योंकि मैं उन दिनों में एक्टिव था, पॉलिटिकली भी पार्टी के अंदर भी एक्टिव था, तो मुझे ये मालूम है कि DGC उन्होंने अपनी मर्ज़ी का लगा दिया, लेकिन उनके जो डिप्टी थे उन दिनों में वो भी जनरल थे, मतलब काम सारे उनसे करवाए जा रहे थे, तो DG ISI को इतनी मालूमात ही नहीं होती थी कि नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो सारे अफवाज पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल होता है मामला, तो ये कोई अचीवमेंट नहीं होती। मेरा सवाल ये है कि क्या दोनों ने एक दूसरे को इस्तेमाल किया, या इमरान खान साहब ने DG ISI को इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए जनरल फैज़ को, या जनरल फैज़ ने इमरान खान को और उनकी पोस्ट को इस्तेमाल किया अपने आप को आर्मी चीफ बनाने के लिए, और आज दोनों कटहरे में खड़े हैं? इस पर थोड़ा सा कमेंट्स करें तो मैं आगे जाऊं सर। देखें नहीं, मैं इस पर कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे मालूमात नहीं है,
जो मुझे मालूमात थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है कि ठीक है सर, ये बताएं, चले मैं आगे चलता हूँ सर। मुझे ये बताएं सर, डीजीआई का ओहदा बहुत अहम ओहदा होता है और आपको पता है कि हमारे यहाँ जजेस भी पॉलिटिसाइज हैं, हमारे यहाँ मीडिया पर्सन भी पॉलिटिसाइज हैं, सियासतदान भी हैं, ब्यूरोक्रेसी भी है, बहुत सारी चीज़ों में जो है वो आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट है। सर अगर जनरल फैज़ वादा माफ गवाह बन जाते हैं तो कौन कौन लोग आप समझते हैं, किस किस इदारे के अहम तरीन लोग एक्सपोज हो सकते हैं सर? देखिए, जितनी मालूमात DGISI के पास होती हैं या इदारों के पास होती हैं, चाहे वो ISI का हो या IB का हो या FIA का हो, वो मालूमात मेरा नहीं ख्याल कि किसी और के पास होती हैं। और अगर जो उनके पास मालूमात हैं, जो अगर वो सामने ला कर रखी गई और उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई, तो लाजमी बात है ये एक बड़ा अहम मामला है और इसको फिर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिसका भी जो भी वादा माफ गवाह बनेगा या फिर जिस पे इल्ज़ामात लगेंगे। सर DGI ने बहुत से लोगों को फैसिलिटेट किया होगा। हम सुनते आते हैं, हम पढ़ते भी हैं कि जनाब जजेस को फैसिलिटेट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, फैसले लिए जाते हैं, मीडिया को मैनेज किया जाता है, जजेस को मैनेज किया जाता है, पॉलिटिशियन को मैनेज किया जाता है। एक ज़माने में तो सर सियासतदान खुद GHQ जाके अपनी साथी की हुकूमत गिराने के लिए रिक्वेस्ट करते थे, आपको पता होगा डेफिनेटली। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है सर कि ये जो बहुत अहम इदारा है जजेस, ये अगर जनरल फैज़ ने जिन लोगों को मैनेज किया था, अगर वो एक्सपोज कर देते हैं, बता देते हैं कि ये ग्रुप भी काम कर रहा था पाकिस्तान में डिस्टेबलाइज करने के लिए और मुल्क के ख़िलाफ़ या किसी सियासी जमात को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट करने के लिए, तो फिर क्या होगा सर? देखिए, कुछ चीज़ें तो रूटीन की होती हैं, कुछ ऐसे हैं कि ये सेंसिटिव अदारे हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो मुल्क के नुकसान में होती हैं, जिनका अजाला करना पड़ता है या जिनको सही मामलात पे आगे लेकर चलना पड़ता है। उसमें अगर कोई अपने मनसब को इस्तेमाल करते हुए वो उसको करेक्शन कर रहा है किसी मामले में, तो वो तो फिर गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी की सहूलतकारी के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं, तो जो कि मतलब कि आपके उसमें दायरा इख्तियार में नहीं आता और आप उसको एक्सीड कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि एक फ़ौजी जो है नीचे काम करते हुए उसको एक्सीड कर सके। यानी कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो फ़लाँ शख्स अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा था, अपनी मर्ज़ी से। फ़ौज के अंदर ये नहीं होता, वहाँ पर एक चेन ऑफ कमांड है, उस चेन ऑफ कमांड को वायलेट जो करता है उसको एकदम पकड़ा जाता है वो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी जब तक के सामने नहीं आती, सुनने में तो बहुत चीज़ें आती हैं, सोशल मीडिया में बहुत चीज़ें आती हैं जो कि बिल्कुल नामुनासिब भी होती हैं और गलत भी होती हैं, लेकिन लोग उसे तस्लीम करने तो इसीलिए तो आपको इसीलिए मैं तो उन सैर पर जो ख्याली पुलाव बना रहे हैं और जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। बल्कि मैंने तो यहाँ पर एक जगह ट्वीट भी की कि मुझे तो ये डर है कि कोई मीडिया पर्सन, अहम तरीन लोग इसमें शामिल हैं कि जनाब ये हो गया, वो रो रहा था, वो माफ़ी मांग रहा था, वो ये था। जनरल फैज़ के गिरफ्तार होने के बाद तो दुनिया भर की कहानियां सामने आ गई, ना जिसका सर है ना पैर है। मैं तो ये भी कह रहा था कि मुझे तो ये डर है कि कोई सहाफ़ी, कोई मीडिया पर्सन, एंकर ये ख़बर ना दे दे कि साबिक सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को भी फैज़ ने हरवाया है। तो यहाँ तो सब मुमकिन है। लेकिन सर मैं एक अहम तरीन बात पे आना चाहता हूँ और वो ये है कि इमरान खान अभी जेल के सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और बहुत सारे लोग भी गिरफ्तार हुए। पता चला वहाँ से भी सहूलतकारी हो रही थी, इमरान खान को बड़ा सपोर्ट मिल रहा था। और इमरान खान ने भी एक बड़ा ज़बरदस्त दावा भी किया है सर, आप बहुत करीब से जानते हैं, आप मिले हैं इमरान खान से, लेकिन बहरहाल हर सियासतदान को भी आप जानते हैं कि इमरान खान ने कहा ये 2 महीने की हुकूमत है, 2 महीने से ज़्यादा नहीं है। तो क्या ये फ़ौज तो उनके साथ नहीं है, ये तो सर क्लियर कट नज़र आ रहा है, फ़ौज हुकूमत से साथ खड़ी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है, इतनी क्लियर कट सपोर्ट या तो फ़ौज दे सकती है या जुडिशरी दे सकती है, और जुडिशरी में इलेक्शन का केस भी है, ट्रिब्यूनल का केस भी है, और अभी जुडिशरी ने जो फैसला PTI को दिया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मावराए आइन दिया है। तो कहीं इमरान खान को कोई सपोर्ट और इशारा दूसरे इदारे की तरफ से तो नहीं मिला जो मुकद्दस गाय बन गई है सर?
देखिए नहीं, मेरा नहीं ख्याल जो जेल में होते हैं ना उनको ज़रूर कहीं ना कहीं से उम्मीद की किरण नज़र आ रही होती है। पहले तो ये वो आसिफ जरदारी साहब की बात कोई कोट कर रहा था ना कि पहला साल तो जेल होती नहीं है, वो तो आपके वकील आगे बताते हैं जी कल बेल हो जाएगी, परसों बेल हो जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब साल गुजर जाता है तो फिर इंसान को होश आनी शुरू होती है कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल में मैं आ गया हूँ। तो इसमें ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उम्मीद दिलाने वाले तो उम्मीदें दिलाते ना। कोई कह रहा है जी ट्रंप आ जाएगा तो पता नहीं कौन सा यहाँ पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आ जाएगा, या एक जो है चीफ जस्टिस वो रिटायर होंगे, दूसरा आएगा तो शायद कोई इनकलाब यहाँ पे ले आएगा। कोई अदारा अपनी हदूद को जब वो क्रॉस करेगा तो फिर उस पर चेक आ जाएगा, और जिस अदारे पे वो चेक आएगा वो माजी में भी आते रहें और मुस्तकबिल में भी आते रहेंगे। तो ये अगर कोई समझ रहा है कि जी हम पार्लियामेंट को भी हमने चलाना है, फ़ैसले भी हमारे ही माने जाएंगे और कंटेम्प्ट भी हम ही लगाएंगे, और चाहे हम वो सही फ़ैसले दें या गलत फ़ैसले दें, हम 45 साल पुराने केसेस उठा के ले आएँ, लेकिन उस पर हम कानूनी तो अपनी राय नहीं दे सकते, लेकिन हम मफरूज़ों के अंदर बातें करके कौम को जो है वो गुमराह करें। तो फिर आप इसी मामले के अंदर अगर मैं ये हिम्मत करूं और कहना बनता है मेरा कि आप एक पुराना केस उठा के लाते हैं और आप उस पर ख़त्म नबूवत के मामलात को डाल देते हैं, तो ये चीज़ें जो है ये आपको भी सोच समझ कर जज्बाती होकर आगे नहीं चलना चाहिए। आप भी इस मुल्क के उतने ही ये तो इनका एहतसाब तो नहीं होता है ना सर, आप क्या कर लेंगे? वो देते हैं फैसला गलत देते हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले गलत दे रहे हैं, तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है ना, उनका अपना एहतसाब का तरीका है। फौज का तो हो गया, उनको तो मुकद्दस गाय कहा जाता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उनके तो बड़े एहतसाब हुए हैं और अब एक बहुत बड़ा एहतसाब में चले गए वो। लेकिन सर ये जुडिशरी का एहतसाब तो कोई नहीं करता, और वो बड़े बड़े ख़तरनाक फैसले भी कर रहे हैं। और अभी आपने एक बात मैं और कह दूं, जिस तरह ये कह रहे थे आप अभी के 2 माह के बाद हुकूमत जाने वाली है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जो मालूमात है वो ये कि कोई मुकद्दस गाय नहीं रह जाएगी। फिर ये सारी गायें जो हैं इनको अक्रॉस द बोर्ड ला के जब इनका एहतसाब शुरू होगा तब मामला ठीक होने शुरू होंगे। बहुत सही बात की, और ये कहा भी गया है कि जब फौज अपने किसी बड़े अफसर को नहीं छोड़ रही है तो फिर किसी भी ऐसे शख्स को जो मुल्क के खिलाफ, आइन के खिलाफ, कानून के खिलाफ फैसले देगा तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। सर आखिरी सवाल है क्योंकि टाइम आज कम है हमारा आपका, तो मुझे ये बताएं सर कि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को फ़ौज के हवाले किया जा रहा है, 9 मई का केस भी इस्टेब्लिश हो चुका है, फ़ौजी अदालत में केस चलेगा, उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं सर आप? 2 मिनट आपके पास है सर। देखिए इसमें तो देखें ना, कोई राय तो अपनी हम नहीं दे सकते। बात यह है कि चंद चीज़ों का उन्होंने ख़ुद इंकशाफ किया, ये GHQ के बाहर जो मुजाहरे किए गए, फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही और ना मुझे पहले समझ आती थी, और जब मैं उनसे मुलाकातें करता था तब भी उनको एक ही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो झगड़ा हो रहा है ये झगड़ा नहीं होना चाहिए। और फिर मेरी मुलाकातों के बाद तो वो 1-2 दिन बहुत अच्छे पैगामात भी देते थे, और मैंने डॉक्टर साहब यहाँ तक भी बात की, और मैं मतलब ये समझता भी हूँ कि एक कमरे में आप बैठे हुए हैं और एक दरवाज़ा और एक दीवार है, तो आप बजाय दरवाजे के आप दीवार में से सुराख करके निकलना चाहेंगे तो सर तो फटेगा आपका। फिर बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। हमारे दूसरे सेगमेंट में ऊन चौधरी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मेंबर कौमी असम्बली, साबिक मुशीर वज़ीर आज़म। पहला सवाल है कि आपकी जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है बिल्कुल मुख्तसर सा जवाब हमें चाहिए कि ये कैसी चल रही है सर, आप मुतमईन हैं ज़े इत्तेहादी, और दूसरा ये क्या अपना टेन्यूर कंप्लीट करेगी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें जी, पाकिस्तान की इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए मेरे तो ख्याल से हम सबको मिलके काम करना चाहिए, चाहे इत्तेहादी हैं चाहे वो अपोजिशन में हैं। और रही बात इत्तेहादियों की,
तो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए काम करना है, सबके साथ मिलके करना है और प्राइम मिनिस्टर की टीम का हिस्सा हैं सारे। और ये जो सब कुछ है, अगर मुल्क है हमारा, पाकिस्तान है तो हम हैं। तो मेरे ख्याल से हमें भी किसी भी किस्म की ऐसा पीछे नहीं रहना चाहिए अपने मुल्क की खिदमत के लिए, अपने मुल्क सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए। तो अगर ऐसा रहेगा तो इंशाल्लाह मुल्क सही सिमत में भी जाएगा। ठीक है सर। बाकी भी दोस्तों से लेकिन सर मेरा जो सवाल, अगला सवाल है, इमरान खान ने पेशिंग गोई की है। इमरान खान, आप उनके साथ बहुत करीब रहे हैं, करीब तरीन रहे हैं। मैंने भी बहुत इंटरव्यू किए हैं, आपने हमें बुलाया है, कराची से बुला बुला के इंटरव्यू कराया है खान साहब का। तो आप बहुत ज़्यादा रहे हैं, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। उनका स्टेटमेंट है अभी पिछले दिनों जेल से बाहर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कि ये जो मौजूदा हुकूमत है वो सिर्फ 2 महीने की मेहमान है। अब ये बात उन्होंने किस बुनियाद पे कही? क्योंकि हुकूमतें तो गिरती रही हैं 3 बुनियादों पे सर। या तो अदम एतमाद की तहरीक पार्लियामेंट लाए, जैसे इनके खिलाफ लाई गई थी, तो पार्लियामेंट तो इनके साथ नहीं है, अक्सरियत तो हुकूमत के साथ है, फौज हुकूमत के साथ खड़ी है, जुडिशरी का मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ये इतने सॉलिड जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उसके पीछे क्या बात है सर? लेकिन मैं ये दुख से कहता हूँ कि आपको ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। आप पाकिस्तान का सोचें, इस मुल्क का सोचें। हमें पहले ही बैरूनी ताकतों ने घेरा हुआ है, हम उनका मुकाबला करें कि हम इस मुल्क के अंदर के जो शरपसंद अनासर हैं उनका मुकाबला करें। वो कहते हैं कि मैं तो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर हूँ और 2024 के इलेक्शन में, 2018 में भी मैं जीता और 2024 में तो मुझे इतना दबाया गया, तब भी मैं सबसे पॉपुलर लीडर हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिले, तो मुझे हुकूमत नहीं दी गई। इस पे क्या कहेंगे? देखें, मुझे ये कुछ ज़्यादा नहीं कहना, लेकिन 2018 में आप कैसे आए वो मैं जानता हूँ। और आप अभी जो ख़ुद शीशे के घर में रह के दूसरों के घरों में पत्थर ना मारें। आपके लिए ये एक गुजारिश है कि आप इस मुल्क में स्टेबिलिटी आने दें, आप इस मुल्क के नौजवानों को ना वर्गलाएं। एक बहुत बड़ा गठजोड़ आ गया सर, आप जनरल फैज़ का और इमरान खान का, और कहा यह जा रहा है कि जी इमरान खान साहब ने ISI और जनरल फैज़ को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और ये जो जनरल फैज़ हैं उन्होंने एक ग्रुप को तैयार किया जो कि इमरान खान और PTI को फैसिलिटेट करता है। आज मुल्क में जो भी कुछ हो रहा है वो ये लोग, ये गठजोड़ इन्वॉल्व है। फैज़ का कोर्ट मार्शल हो रहा है, इमरान खान जेल में है। क्या कहेंगे इस गठजोड़ के बारे में सर? देखें डॉक्टर साहब, अफवाज पाकिस्तान बड़ा एक मुनज़्ज़म इदारा है और वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, और अल्लाह के करम से इसीलिए ये इस मुल्क में एक ही इदारा बचा है। तो अगर किसी ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, किसी ने वहाँ उनके जो भी वो उनका अपना एक इंटरनल मैटर है और उसके मुताबिक वो उनसे डील करें। अगर कोई किसी रिटायर्ड फ़ौजी अफसर ने, किसी जनरल साहब ने, किसी ने भी ऐसे अपने उनका एक हल्फ है, उनकी एक जो भी उनकी होती है एक एग्रीमेंट, उसको अगर उसने ब्रीच किया है तो वो उसका हिसाब देंगे। दूसरी बात ये है कि अगर कोई ग्रुप था, कोई गठजोड़ था, तो वो गठजोड़ क्यों था? क्या वो गठजोड़ था पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश करने का? क्या वो गठजोड़ था पाकिस्तान में इंतशार फैलाने का? क्या वो गठजोड़ था कि पाकिस्तान में हर वक्त आग लगी रहे, पाकिस्तान की अदालतों का और अफवाज पाकिस्तान का टकराव हो जाए आपस में? अगर ये गठजोड़ था तो बिल्कुल इसका कड़े से कड़ा एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ स्टेबिलिटी लानी है, चाहे कोई भी इसके सामने आए उसका कड़े से कड़ा एहतसाब होना चाहिए जी। मैं तो सिर्फ आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं हो जो इस मुल्क के साथ ऐसा करे, जो इस मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी लेके आए, जो इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाए। जो जैसा भी गठजोड़ है उसका एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखता हो। मैं तो इस बात का कायल हूँ जी। अच्छा सर, ये बताएं कि 9 मई पे वो कहते हैं कि बिल्कुल मैंने एहतजाज के लिए कहा था अपने लोगों को, लेकिन पुरअमन एहतजाज के लिए कहा था। इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं सर? पुरअमन एहतजाज? आप ये पुरअमन एहतजाज कहते हैं? हमने भी एहतजाज किए। हम तो 13, 14, 15, 16 लॉकडाउन, धरना, सब एहतजाज थे हमारे। मैं हिस्सा था उन एहतजाज का।
हम तो किसी के घर नहीं घुसे, हमें तो कोई कैंट में नहीं जाने का कहा गया, कोई GHQ का नहीं किसी ने कहा। ये कौन लोग थे? कहाँ से आपको ये लाइन मिली कि आपने GHQ का आपने घेराव करना है, आपने कोर कमांडर हाउस का जलाओ घेराव कर देना है? आप कहते कि मैंने पुरअमन एहतजाज का कहा था। आपने वहाँ देखा जिना हाउस का जाके हाल, वहाँ हथौड़ों से उन्होंने वहाँ तक उनका फ्लोर तक तोड़ दिया हुआ था, मस्जिद तक जला दी, उनके घर के अंदर एक एक चीज़ जल के राख बन गई। क्या तारीख में ऐसा कभी हुआ? ये पुरअमन एहतजाज है? आज आप कहते हैं कि मैंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। आप ऑन रिकॉर्ड है आपकी स्टेटमेंट्स कि जब जैसे ही मुझे अरेस्ट किया जाए आपने फौजी तनसीबात का घेराव करना है, आपने GHQ में जाना है। इनके ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं, इनकी टेलीफोन रिकॉर्डिंग जो इनकी हुई हुई हैं वो सामने आ चुकी हैं। इनके लिए जो सेकंड लीडरशिप है उन लोगों की, इन्होंने ट्वीट्स की हुई हैं, सिपा सलार के ख़िलाफ़ ट्वीट्स की हुई हैं, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्वीट्स की हुई हैं। आप कहते हैं ये पुरअमन एहतजाज है। पुरअमन एहतजाज था तो वो पुरअमन एहतजाज एक जगह पे रहता। आपको कौन कह रहा था, कौन इंस्टिगेट कर रहा था कि आप जाके जिना हाउस को जला दें? आपने जाके शहदा के वहाँ मॉन्यूमेंट्स को जाके आप उनको तोड़ फोड़ कर दें। आपने कहीं आर्मी बेस जो है एयर बेस को जाके आपने वहाँ पे आपने जलाओ घिराव शुरू कर दिया। तो ये तो पुरअमन एहतजाज की कॉल नहीं थी। मेरा नहीं। आप समझते हैं कि इमरान खान का जो एहतसाब है वो फौजी अदालत में होना चाहिए? सर मैं अर्ज कर दूं, देखिए मेरा कोई ज़ाती, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आप मुहिब वतन हैं, आपको पाकिस्तान और अपने पाकिस्तान के इदारों से मोहब्बत है, आप 9 मई को कंडेम करें। आप कहें कि जो लोगों ने इस जलाओ घिराव का हिस्सा थे उनका कड़े से कड़ा एहतसाब किया जाए, उनको इबरत का उनको निशाना बनाया जाए। वो कह तो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी जिन लोगों ने ये हरकत की है उसको मैं पार्टी से निकाल दूंगा, आप उसका एहतसाब करें, लेकिन हमें फुटेजेस दिखाएं, इंक्वायरी करें। तो ये इसके ऊपर क्या कहें? और जिन्होंने ये कॉल दी वो भी तो इस चीज़ की माफ़ी मांगे कौम से। जिसने कॉल दी कि आपने यहाँ पहुँचना है, उनका भी तो एहतसाब हो डॉक्टर साहब, उनका भी तो पता चले कि वो कौन लोग थे। वो आपकी लीडरशिप में कौन कौन थे जिन्होंने ये कहा कि आपने जिना हाउस जाना है, आपने GHQ जाना है, आपने एयर बेस मियांवाली पे अटैक करना है, आपने फैसलाबाद ISI हेडक्वार्टर पे अटैक करना है। आपको उन लोगों का भी तो आपने उनका भी तो बताना है। इमरान खान कौम से अगर माफी मांग लेते हैं तो फिर उन्हें छोड़ दिया जाए, क्या कहते हैं आप कहते हैं कि इस मुल्क में एक ऐसा इंतशार फैलाएं और आप कहें कि आपको तो हिसाब होगा ना। अगर मैं मुजरिम हूँ तो मुझे तो अपनी सज़ा भुगतनी है ना। फिर अगर मैंने कोई जुर्म किया है तो वो तो कायदे और कानून के मुताबिक जो मेरी अदालत सज़ा मेरे लिए कहेगी तो वो तो मैं भुगतूंगा ना। ये तो वी हैव टू फॉलो द रूल्स, वी हैव टू फॉलो द लॉ। सो अगर ऐसा कुछ है और ऐसा है, आपके लोगों ने ये किया है, आपने तो इमरान खान पे आपके कहने पे ये सब कुछ अच्छा, बस यही सवाल मेरा था कि आप भी मानते हैं कि ये जो भी इंतशार हुआ है 9 मई हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो इमरान खान के कहने पे हुआ है? आज अगर 9 मई का वाकया हुआ है तो वही लोग थे ना जो इनके करीब थे, और या फिर ये थे खुद थे जिन्होंने कहा कि आपने यहाँ जाना है। तो आप खुद को सबसे पहले आप अपना एहतसाब करें कि आपने पहले प्रॉपर लोगों की ब्रेन वॉशिंग की एक हफ्ता बैठकर। हमारे PTI के लोग हैं, ऐसे दोस्त हैं, कहते हैं हमें 10 दिन बैठ के बाकायदा बताया गया। ये लाहौर के मेरे दोस्त हैं, पिंडी के हैं, इस्लामाबाद के हैं। उन्होंने कहा कि हमें ये प्रिपेयर किया गया कि अगर ये हो, अरेस्ट हो मेरा, तो आपने यहाँ इन स्पॉट्स पे पहुँचना है। तो क्या ये प्री प्लान नहीं था ये सब कुछ? आप कैसे कह सकते कि हमें ये पता ही नहीं था? लेकिन मेरे ख्याल से अब ये और खेल इनका चलेगा नहीं। ये सब एक्सपोज हो गए हैं, इन सब का भांडा फूट गया है, इन सबको ये सब सियासी यतीम हो गए हैं। इनको पता चल गया है, इनकी हरकत का पता चल गया, इनकी प्लानिंग बाहर आ गई है, इनके मंसूबे बाहर आ गए हैं। इन्होंने जो गंदा खेल खेला था पाकिस्तान के लिए, अल्लाह ने इनके सारे जो हैं वो पर्दे चाक कर दिए और ये सब एक्सपोज हो गए हैं। और अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बचाना है, अल्लाह ने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क ने तरक्की करनी है इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला इस मुल्क का
इंशाल्लाह आगे लेके जाएगा इस मुल्क के ये नौजवान। जुल्फी बुखारी कौन है इस सर? मुल्क में ये नौजवान जुल्फी पढ़े लिखे बुखारी, हैं। ये सर ये जुल्फी बुखारी कौन है? क्योंकि हम जब इंटरव्यू लेने आते थे, आपसे राब्ते में होते थे बहुत सारे लोग, तो उस वक्त तो ये शख्स नज़र नहीं आता था। ये इमरान खान के इतने करीब हो गए और आज बैनुल-अक़वामी तौर पर ये पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इमरान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े लोगों से डीलिंग। कौन है सर ये? क्या है सर ये आदमी? मैं एक अर्ज़ करूँ जी, मैं नहीं जानता, मैं कहना ही नहीं चाहता ये कौन है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश की तो हम आपको वहाँ से निकाल के लेके आएंगे जहाँ आपकी सोच भी नहीं होगी, चाहे आप कोई भी हैं। मैंने नाम ही नहीं लेना, आपने तो नाम लिया ना, मैं इस काबिल ही नहीं समझता कि मैं उसका नाम लूँ, क्योंकि मैं उस लेवल पे जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक लाइन में बात ख़त्म करता हूँ कि हमने इस पार्टी के साथ, इस पार्टी की खिदमत की इस जज्बे से कि हम वाकई में शायद नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। इनकी खिदमात कुछ और हैं, वो मैं यहाँ टीवी पे कह नहीं सकता, बस मैं यही कहूँगा। लेकिन सर मुझे सिर्फ ये भी तो बताए ना, और ज़्यादा ना बुलवाएं। नहीं, मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं बुलवाना चाह रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ सर, जुल्फी बुखारी का बताएं, वो इतने करीब। और मैं ज़ातियात पे आना नहीं चाहता डॉक्टर साहब। सर चलें, मैं किसी ज़ातियात पे आना नहीं, ये काम कर, जैसे रऊफ हसन साहब का अभी पता चला है कि सर अब उनका आपके भारतीय सहाफ़ी से रब्ता है, वो सहाफ़ी जो रॉ से करीब थी। फिर अब मैंने देखा कि राइन ग्रम सामने आ रहे हैं, था। आप देखें वो चैट्स देख रहे हैं आप, सब वायरल हैं सोशल मीडिया पे। इनका एक एक करतूत सामने आ रहा है, इनका एक एक कारनामा भी और आगे सामने आएगा। ये किस किस लेवल पे जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ गद्दारी के लिए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, बाहर की दुनिया में, बाहर के लोगों में कैसा इंप्रेशन दे रहे हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान के इदारों का। ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करने में किसी लेवल तक छोड़ नहीं रहे, सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतशार रहे और पाकिस्तान स्टेबल ना हो। और ये लोग, इनके तो कोई स्टेक नहीं पाकिस्तान में। आप बैठे बाहर हैं, आपके बच्चे बाहर हैं, हम बैठे हैं यहाँ पे, हमारा जीना मरना यहाँ पे है। आओ यहाँ पे आओ, पाकिस्तान में आओ, यहाँ बैठ के बात करो। वहाँ बाहर बैठ के लोगों को क्या सुनाते हो कि इस मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पहले खुद तो यहाँ पे आओ, यहाँ बैठ के इस मुल्क की खिदमत करो, इस मुल्क का काम करो, फिर पता चलेगा कि तुम कितने मुहब्बे वतन हो। तो सर ये जो बाहर बैठे हैं पाकिस्तान तो की, जो बाहर बैठे हुए लोग काम कर रहे हैं, मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, फौज के खिलाफ नफरतें फैला रहे हैं, चाहे वो जुल्फी बुखारी हों, चाहे वो और कोई दूसरे लीडर्स हों जिनके बारे में कहा जा रहा है, तो क्या ये सब इमरान खान करवा रहे हैं सर? ये खुद कर रहे हैं? देखें ये बेचारों को ये पता ही नहीं है कि ये अपने क्या कहते हैं, शाह को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और इस मुल्क के साथ क्या गंदा खेल खेल रहे हैं इस मुल्क के खिलाफ। इन बेचारों को यही नहीं पता कल को इनके साथ होना क्या है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी जाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश करेगा, वो इंशाल्लाह बेनकाब होगा, वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। पर्टिकुलर सर मेरा सवाल का जवाब दीजिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी सुप्रिटेंडेंट भी पकड़ा गया, मैसेज भी थी, इमरान खान का स्टेटमेंट भी आया है कि मैं जी अगर इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में था तो मैं तो अपने वकीलों के ज़रिए भी और दूसरे। मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये जितने भी लोग बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ नाम हैं, क्या ये सब इमरान खान के कहने पे हो रहा है? मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, मैं एक पार्टी का सरबराह हूँ, मैं एक स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ कि कोई ऐसी ट्वीट, कोई ऐसा बयान हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा जो स्टेट के ख़िलाफ़ होगा, जो पाकिस्तान के किसी इदारे के ख़िलाफ़ होगा, जो पाकिस्तान की किसी ऐसी बाइज़्ज़त जो है इदारा है उसकी, जिसमें ये वहाँ पे जाकर लोगों को ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं हो रहा, कानून नहीं है, इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। क्यों? अगर मैं चाहूँ, अगर आप पार्टी के सरबराह हैं तो आप इनको एक्सपेल करें अपनी पार्टी से, जो बाहर बैठ के वो ट्वीट्स करते हैं और बांग्लादेश की मिसालें देते हैं। आप क्यों बैठे हैं? आप उनको कहेंगे हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है।
आप इनको एक्सपेल कर दें पार्टी से। आपका ट्विटर हैंडलिंग वो कर रहे हैं, आपका फेसबुक हैंडलिंग वो कर रहे हैं, आप मुलविस हैं तो वो कर रहे हैं ना। ठीक आपके कहने पे हो रहा है सर, बिल्कुल क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए सर कि इमरान खान का मुस्तकबिल, बिल्कुल टाइम मेरे पास कम है, इमरान खान का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? मुस्तकबिल का हाल रब जानता है डॉक्टर साहब, लेकिन नीयत साफ हो जाए तो मुस्तकबिल भी ठीक हो जाता है। आपकी नीयत अगर ठीक है इस मुल्क के लिए तो आपका मुस्तकबिल भी ठीक है। अच्छा सर ये बताया, सर आपने मेरे सवाल का क्लियर कट जवाब नहीं दिया। आप तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान पे डाल रहे हैं, तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं तो डेफिनेटली उनका मुस्तकबिल कैसे अच्छा हो सकता है सर? वो अभी फौजी अदालत में केस जाना है, उनको फौज के हवाले किया जाएगा, 9 मई का वाकया है, उसमें जिम्मेदार हैं बैनुल-अक़वामी लेवल पर जो कुछ भी। देखिए मैंने ये कहा जो भी मुलविस है वो कानून के कटहरे में आएगा, उसको कानून के कटहरे में आना पड़ेगा। जिसने भी साजिश की है, जिसने इस मुल्क के साथ जो भी साजिश की है सर, तो अब तो एक्सपोज हो गई ना, अब तो एक्सपोज हो गए ना, अब तो आप खुद कह रहे हैं कि सारे एक्सपोज हो गए। अब एक्सपोज हो गए, अब सब बातें बाहर आ गई, तो इसीलिए पूछ रहा हूं मुस्तकबिल क्या है, जोड़ पकड़ा गया, तो इसीलिए पूछ रहा हूं ना मुस्तकबिल क्या है सर? तो फिर अब आप देखें ना, फिर कानून, फिर जो अदालतें हैं, जो हमारे इदारे हैं, वही फैसला करेंगे ना इनके मुस्तकबिल का। ठीक है चले। अच्छा सर, ये आखिरी सवाल है, मुझे ये बताएं सर, आखिरी सवाल है, ये बताइए कि जनरल बाजवा से इमरान खान साहब की इख्तलाफात क्यों हो गए थे? वो क्या उन्होंने उनको दूसरी दफ़ा एक्सटेंशन का वादा किया था जो नहीं दिया, या जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे? आप तो बहुत करीब थे सर। बिल्कुल सर, 1 मिनट है मेरे पास। देखें डॉक्टर साहब, मुझे ऑनेस्टली उस वक्त मैं तो ये लोग हुकूमत में थे तो मैं बिल्कुल इतना करीब नहीं था, और जो हमने सुनी हैं बातें वो यही हैं कि वो अपनी इनकी अपनी रिफ्ट चल रही थी आपस में, और शायद उसी वजह से इख्तलाफात हुए। कुछ और भी वजूहात थी, वो इनका गिव एंड टेक चल रहा था। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त ये हुकूमत में थे और बहुत सारे ऐसे लोग जो खुशामदी टोला था वो इनके करीब था। मैं उन लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र है कि मैं उनमें नहीं था, लेकिन जो सुनाई बातें जो हमने सुनी है अपने करीबी दोस्तों से कि इनके काफ़ी रिफ्ट थी और वो अपनी एक गेम चला रहे थे, ये अपनी चला रहे थे, तो उसी वजह से ये सारी एक रिफ्ट पैदा हुई जिससे ये नो कॉन्फिडेंस तक पहुंची और मेरे ख्याल से इनको घर जाना पड़ा। ओन चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना दिया। किसी स्टेज पर हम तफसील से बात करेंगे। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।